नमस्कार। नागपुर टुडे और लॉर्ड बुद्धा टीवी के विशेष कार्यक्रम प्रेस क्लब में आप सबों का स्वागत है। सर्वप्रथम हम सबों की ओर से आज आप सभी का आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। भविष्य के प्रति इस आशा के साथ कि हमारा यह कदमताल जो पिछले 75 वर्षों से जारी है आगे भी निरंतर जारी रहेगा और हम सफलता की उस ऊंचाई को छू लेंगे जहां पहुंच करके भारत हर मानी में विश्व गुरु का स्थान प्राप्त कर लेगा। तो चलिए आज हम और शुरुआत करते हैं। आज सर्वप्रथम आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संबोधन हुआ। उन्होंने कई बातें कही और कुछ बातों को लेकर के एक चर्चा भी, एक राष्ट्रीय बहस भी पूरे देश में शुरू हो गई। लोग अब तुलना करने लगे कि पहले ऐसे अवसरों पर, जैसे जब आज़ादी के 75 वर्ष क्षमा करेंगे, आज़ादी के 25 वर्ष पूरे हुए थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले के प्राचीर से क्या संबोधन किया था, और जब 50 वर्ष पूरे हुए तब गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल ने लाल किले के प्राचीर से क्या संबोधन किया था, और आज 75 वर्ष पूरे होने पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भाषण दे रहे। वैचारिक स्तर पर हम चर्चा करें तो वो उस तुलना में कहीं भी वैसा सामंजस्य नहीं मिलेगा जो 50 वर्ष पहले 25 वर्ष पूरा होने पर आज़ादी की शुरुआत हुई थी और आज हुई थी। वैसे एक जो कटु सत्य है वह यह कि ऐसे भाषण प्रधानमंत्री को तैयार करके दिए जाते हैं, वे स्टेपोर नहीं बोलते। उनके भाषण पहले से तैयार होते हैं, उनकी अपनी अपनी शैली होती है, कुछ बातों को मिलाते हैं और एक स्टेप पर बोलने में बहुत सारी बातें बोल जाते हैं। इसमें दक्षता हासिल की जवाहरलाल नेहरू को और इंदिरा गांधी को। अब वैसा नहीं है। इसलिए जब हम चर्चा करते हैं उन बिंदुओं पर जिस पर जोर देकर प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में राष्ट्र को बताया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिसने परिवारवाद को जन्म दिया और इस परिवारवाद और भाई भतीजावाद के कारण देश के युवाओं से उनका भविष्य छीना जा रहा है, उनका भविष्य खतरे में है। उन्होंने बगैर नाम लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर तीखे आक्रमण किया। यह थोड़ा अरुचिकर लगा। तमाम उनके समर्थकों से भी बात कर लीजिए, वही बताएंगे लाल किले के प्राचीर से यह भाषण। अब तो चर्चा यह हो रही कि आखिर ये क्या बात है कि ऐसे पवित्र अवसर पर, महत्वपूर्ण अवसर पर भी प्रधानमंत्री नेहरू गांधी परिवार को नहीं बोलते, उन पर आक्रमण करना नहीं बोलते। ऐसी कौन सी कुंठा है? यह बात समझ से परे है। वैसे राजनीतिक विश्लेषक इसे दूसरे रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह स्वीकार ही नहीं कि नेहरू गांधी परिवार को किसी भी चीज का श्रेय दिया जाए। यह कैसे हो सकता है? राव साहब, आप बताएंगे कि आजादी की लड़ाई में पंडित जवाहरलाल नेहरू या नेहरू परिवार के योगदान की तुलना आज आप किससे करेंगे? ऐसा कहीं होता नहीं है। बावजूद इसके आप नेहरू को आप निशाने पर लेकर अगर पूरे देश को में एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है राव साहब, यह देशवासियों के साथ धोखा होगा, इतिहास के साथ धोखा होगा, आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा होगा। इसका निराकरण कैसे हो सकता है? और आखिर
प्रधानमंत्री मोदी चाहते क्या है? मैंने जैसा कहा, मैं ये जानना चाहूँगा, आप अपने दर्शकों को बताएं कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जब हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आप लाल किले के प्राचीर से एक परिवार को निशाने पर ले रहे हैं, आखिर क्यों? आपने जैसा बताया, आज का बहुत पवित्र दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम लोगों के इतिहास के लिए, और विश्व में हमारी ये जो साख है उसके भी लिए बहुत ज़रूरी दिन है कि हम लोग भारत में लोकतंत्र हमने कायम रखा है, टिका रखा है, और आने वाले दिनों में भी टिका रहेगा। अब आपने जिस मुद्दे की बात की उसके पर आते हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कोई मुद्दे बचे नहीं हैं जो वो अपना उसका क्रेडिट ले सके। ना आप महंगाई पर कब्जा कर सके, या महंगाई को रोक सके आप, ना युवकों के लिए आपने कोई रोजगार की योजना बनाई है, ना बहुत सारे आपके विफलताएं ज़्यादा है, और आप अभी आपके पास बचा कुचा जो है सिवाय गांधी नेहरू परिवार को उनको क्रिटिसाइज करना, यही आपका एक मकसद बचा है। मगर ये सारी जनता जानती है, आप इस पूरे फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी नेहरू को आप अलग नहीं कर सकते। नेहरू जी का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान रहा है, उसको आप कितना भी इसको कोशिश करेंगे आप मिटाने की, वो हो नहीं सकता। क्योंकि ये हमारे यहाँ नहीं, पूरे विश्व में उनका इतिहास जो बिल्कुल, है बिल्कुल विश्व के लोगों को मालूम है। नेहरू जी की बहुत अच्छी डिप्लोमेसी थी और सारे राष्ट्रों के साथ उनके अच्छे संबंध थे, और उनको माना जाता था, एक स्कॉलर माना जाता था उनको, और वो एक अच्छे परिवार से भी संबंधित थे। ऐसा कोई उनका लेगेसी जो है उसको आप ऐसे एक दिन के भाषण में या आप कैंपेन करते रहेंगे तो इतने जल्दी वो लोग भूल नहीं पाएंगे। भारत की जनता तो छोड़िए, विदेश के भी जो लोग हैं, हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, ये विश्व भर में जो ये ना गांधी नेहरू की जो इमेज है उसको आप इतने आसानी से उसको आप मिटा नहीं सकेंगे। और बार बार आप परिवारवाद, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा मुद्दा है नहीं बोलने के लिए। आपने कोई अपनी उपलब्धि है जिसको आप दावे के साथ बता सकते हैं, बिल्कुल ऐसा आपके पास नहीं है। आप बताइए ना आपके पास क्या है कि आपने इतने दिनों में महंगाई कम की है, यहाँ कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम कहाँ के कहाँ जा रहे हैं, रसोई गैस की कीमत बढ़ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया है, और आप रेवड़ी बांटने की बात करते हैं। यानी ये जो क्या है, उलूल जुलूल बातें कुछ भी करना और जनता को उलझाए रखना, ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। और आपने जो आज लाल किले की प्राचीर से आपने जो भाषण दिया उसके बारे में भी चर्चा शुरू हो गई। जैसे आपने बताया कि आप ये परिवारवाद इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा हो तो सामने लाइए। नहीं, उन्होंने कहा परिवारवाद है कि देश को परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं? यह बड़ी विचित्र बात है। और अब इससे थोड़ा हटें तो आज जो हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, और जो आपने लाल किले के प्राचीर से जो संबोधन दिया, अब लोगों के बीच ये भी चर्चा हो रही है कि अभी 2-4 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से क्या वादा किया था। यह आज इसलिए प्रासंगिक है कि उसका संबंध आज के दिन से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था कि जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते रहेंगे, अर्थात 15 अगस्त 2022, तो देश में एक भी व्यक्ति, ध्यान रखिए इन शब्दों पर ध्यान दें, देश में एक भी व्यक्ति बेघर नहीं रहेगा। हर व्यक्ति का अपना पक्का घर होगा, पक्का, झोपड़ी की बात नहीं की थी। हर व्यक्ति के पास अपना पक्का घर होगा जिसमें शौचालय होगी, जिसमें एलईडी बल्ब होगा, है ना, जिसमें पक्का छत होगा। यह उनका वादा था। आज 15 अगस्त 2022 है। क्या यह बताने की जरूरत है? आप हम आसपास अपनी नजर डाल लें, बेघरों की लंबी फौज, लंबी पंक्ति खड़ी मिल रही है। सोशल मीडिया पर देख ले, बहुत सारे ऐसे परिवारों को दिखलाया जा रहा है, वीडियो जारी किए जा गए हैं। बुढ़ा बुढ़ी हैं, उनके छत नहीं है, पॉलीथीन के पर्दे से डाल करके चार दीवारें घिरा कर मकान बना हुआ है, उसमें रह रहे हैं वो।
आने जाने के लिए उनको पानी से होकर के आना पड़ता है। बेघरों की बड़ी फौज है। और आपने जो कहा था, तो आज हर नागरिक को यह पूछने का अधिकार है अपने प्रधानमंत्री से कि आपके उस वादे का क्या हुआ कि 15 अगस्त 2022 तक देश में कोई भी बेघर वो नहीं रहेगा। आखिर क्यों? आपने अभी पिछले दिनों देहात के एक महिला का जिक्र किया था जिसने आपके लिए प्रशंसा की, उसको भोजन मिल रहा है, लेकिन उसी महिला का अगर सोशल मीडिया पर दिखलाया गया को पॉलिथीन की चारदीवारी बनाकर रह रही, उसके पास घर नहीं है। क्या किया आपने? उस महिला तो कोई घर नहीं दिला पाए और पूरे देश के बेघरों को घर दिलाए। आपको यह जवाब देश को देना होगा। देश की जनता जानना चाहती है कि आपने ऐसा वादा करके आपने जनता का वोट बटोर लिया, विशाल बहुमत से आप सत्ता में आ गए, तो क्या यह जनता के साथ विश्वासघात नहीं है ना? किस मानसिकता को, परिवारवादी मानसिकता की बात करते हैं, सब जानते हैं। आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने इशारे में नेहरू गांधी परिवार को आड़े हाथों लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है ना? आप इतने अनजान तो नहीं हो सकते कि आज़ादी की लड़ाई में उस परिवार का क्या योगदान रहा, क्या कुर्बानी रही। ऐश्वर्य छोड़कर वो आज़ादी की लड़ाई में कूदे, वर्षों जेल में रहे नेहरू, है ना? और आप कह रहे हैं कि उनका कोई योगदान नहीं। जो कुछ हो रहा है अब हो रहा है। 2014 को आप देश की वास्तविक आज़ादी बताते हैं। यह मत कीजिए। यह देश सोया रहता है, सुसुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन जब जागता है तो क्रांति आती है। इतिहास के पन्नों को पलट ले, आप भी उस क्रांति के हिस्सा रह चुके हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपको जानकारी नहीं है। आप जानबूझकर उन तथ्यों से अनजान बनने की कोशिश करेंगे तो बड़ा धोखा होगा। आज क्यों हो ऐसा हो रहा है? आज लोग तुलना कर रहे हैं कि आज़ादी की 25 वर्ष पूरे होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी लाल किले के प्राचीर से क्या कहा था। 50 वर्ष पूरे होने पर गैर कांग्रेसी इंद्र कुमार गुजराल ने इसी लाल किले के प्राचीर से क्या कहा था। और आप क्या कह रहे हैं? जब तुलना होती है तो आपका स्थान बहुत नीचे चला जाता है। आप बार बार परिवारवादी मानसिकता का रट लगा करके, जैसा राव साहब ने कहा, आप मूल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज महंगाई आकाश नहीं छू रही, आकाश को चीर करके ऊपर चली गई है। त्रस्त है पूरा भारत। बेरोजगारी, आज पढ़े लिखे युवा शर्माते जब खबरें देखी जाती है कि इंजीनियरिंग किया हो और एमए किया हुआ छात्र आज चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन दे रहा है, आज पंक्ति में खड़ा हो रहा है। आप इस महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा से बचने के लिए आप परिवारवादी मानसिकता की बात करते हैं। देश इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए देश को मूर्ख बनाने की कोशिश मत कीजिए। जो आपने वादे किए वो पूरे कीजिए। ऐसा नहीं, उस तरह के वादे मत कीजिए जिसको स्वयं, जब आपने कहा था 15-15 लाख रुपए हर भारतीयों के खाते में आएंगे 2014 के चुनाव के पूर्व, और इस सवाल को जब पूछा गया था आपके वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, जो आपके दाहिने हाथ माने जाते हैं, उनका क्या जवाब था? अरे यह तो जुमला था। तो जुमलाबाजी से देश को मत चलाइए। प्रधानमंत्री के शब्दों को उनका गृह मंत्री जुमला बताता है, इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। इसलिए आपसे आग्रह है कि भारत जिस ओर अग्रसर है, सफलता के जो सीढ़ियां चढ़ता हुआ विश्व गुरु बनना चाह रहा है, उसके मार्ग में ऐसे अवरोधक पैदा न करें जो आने वाले दिनों में इतिहासकार इसका सारा का सारा दोष आपके सिर भर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। राव साहब, इसी सिलसिले में एक और, जब नेहरू परिवार गांधी परिवार के बात है, अभी कर्नाटक सरकार ने आज के दिन के लिए जो विज्ञापन जारी किया है, नेहरू कहीं नहीं, सावरकर हैं, अन्य नेता हैं,
और तो और संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को जो बैठाया दिखा वो तीसरी पंक्ति में, यह किस तरह का अपमान करना चाह रहे हैं आप, क्या बताना चाह रहे हैं? इसकी काफी भर्त्सना हुई है, काफी आलोचना हो रही है, मीडिया में चर्चा चल रही है कर्नाटक सरकार के इस विज्ञापन के ऊपर। ये सब आप देश को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, ये समझ के परे की बात है। आपने जिस बात का उल्लेख किया, अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जितने राज्य हैं उनमें एक तरह से होड़ लगी हुई कंपटीशन है कि वो इस दौड़ में सबसे आगे है। कोई स्टेट ने कुछ और किया तो दूसरा स्टेट, उसी सिलसिले में ये कर्नाटक जो है ये हमारा प्रयोगशाला है, ये एक्सपेरिमेंट का सेंटर है। वहाँ इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं कि नेहरू जी को आपने हटा दिया वहाँ से, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को आपने तीसरी पंक्ति में बैठा दिया। ये तो बहुत गलत बात है। ये बाबा साहब ने जो आज हमको राज्य घटना दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उससे हमारा देश चल रहा है। उनको आपने, उनका योगदान जो है उनको तीसरी पंक्ति में जगह दे दी। ये जनता माफ़ नहीं करने वाली। ये जो कर्नाटक में हुआ है ये और भी राज्यों में। कल और एक खबर ऐसी आ रही थी, एक वीडियो ऐसा आ रहा था, नेहरू जी का जो वीडियो जो चल रहा था उसमें नेहरू जी के ठीक सामने टीवी के एक एंकर को खड़ा कर दिया और वो कुछ उनका कुछ संभाषण चल रहा था। यानी पूरे समय नेहरू जी को छुपा के रखा था। मगर इसके ऊपर जब ट्रोल हुआ, लोगों के ध्यान में आया कि नेहरू जी को जानबूझ के उस फ्रेम से दूर रखने के लिए श्वेत जो है वो एंकर को सामने खड़ा कर दिया और उससे कुछ बोलने के लिए कहा गया। तो बाद में लोगों के ख्याल में आया तो फिर उसको वहाँ से, वो एंकर को वहाँ से हटाया गया। दिल्ली में भी जो ये आया है, लाल किले में जो, तो ये इस तरह से ये जो है, ये आप उनको, उनकी छवि को आप, उनकी चित्र को आप हटा सकते हैं पर उनके योगदान को तो हटा नहीं सकते ना आप। ये कर्नाटक जो है, मैंने पहले ही कहा है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोगशाला है। वहाँ पर वो इस तरह के प्रयोग करते हैं। एक बार सफल हो गए तो दूसरे राज्यों में भी इस तरह जो है वो कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश हुआ या और भी उनके राज्य जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है राज्य में, तो ये उनका जो है, ये कर्नाटक की जनता आने वाले दिनों में ये सवाल पूछेगी उनको आने वाले दिनों में कि आपने नेहरू जी को हटा के क्या आपका मकसद था, आपको क्या मिला उससे। बिल्कुल, जनता कभी, जैसे मैंने कहा, जनता मौन नहीं रहेगी, जनता सवाल पूछेगी। इसी को आगे बढ़ाते एक और खबर आज बहुत विचलित करने वाली है। चूँकि हर जगह हम तिरंगा फहरा रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। तिरंगा झंडा अब तक खादी के कपड़ों से बनाया जाता था। खादी एक ग्रामोद्योग के रूप में प्रसारित हुआ, स्थापित हुआ, लाखों लोगों को रोजगार उससे मिला। अब आपने संशोधन कर यह छूट दे दी कि अन्य वस्त्रों, खादी के अलावा भी उस पर झंडे बना रहे, पॉलिस्टर और कॉटन, और तो और आपने झंडों का आयात किया। अपने देश से बाहर से झंडों को आयात किया आपने। यह अपने आप में भारत देश के उन श्रमिकों का और खादी आंदोलन से जुड़े हुए उन व्यक्तियों का अपमान है जिसने खादी को ग्रामोद्योग के रूप में स्थापित किया था। आप क्या करना चाहते हैं? आप खादी को भी अब धीरे धीरे सन समाप्त करना चाह रहे हैं, जो एक राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक बनकर खादी है, उस खादी को आप हाशिए पर रखना चाह रहे हैं। राव साहब, क्या यह पूरे देश के लिए अपमानजनक नहीं है कि पॉलिस्टर आदि पर खादी का ये झंडा बने और विदेश से आयात किया जाए? देखिए, ये खादी उद्योग को बढ़ाने के लिए, और खादी हमारी पहचान थी एक समय में, उसको बढ़ावा देने के लिए खादी के झंडों का प्रयोग
बरसों से होते आ रहा है। आराम से ही, आराम से ही, आराम से होते आ रहा आराम है। से। अभी उसमें अचानक आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, आपने उसमें पॉलिएस्टर ले आए, नायलॉन ले आए, या यानी टेरिलिन या जो भी दूसरे दूसरे जो सिंथेटिक है उसके बनने लगे। और मज़े की बात, और एक मज़े की बात है, झंडा जो है, आप जानते हैं, हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा मैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जो है, भारतीय मानक संस्था, ISI जिसको बोलते हैं, उसका 1 नंबर का जो रजिस्ट्रेशन है वो झंडे का रजिस्ट्रेशन है। आप कोई सामान लेते हो उसमें ISI मार्क लिखा होता है और नंबर रहता है। झंडे का नंबर 1 है और उसकी लंबाई चौड़ाई सब तय है। अभी जो कल परसों जो झंडे दिख रहे हैं उसमें जो भगवा रंग है उसका थोड़ा अनुपात जो ज़्यादा है। हालांकि तीनों भगवा, सफ़ेद और हरा, ये तीनों एक साइज़ के होते हैं, मगर अभी जो कल परसों जो झंडे हमको दिख रहे हैं चित्र में, उसमें भगवा जो है वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है भगवा, और हरा जो है छोटा दिख रहा है। हरा और सफ़ेद जो है तीनों एक आकार के चाहिए, तीनों का साइज़ एक होना चाहिए। ये ISI भारतीय मानक संस्था जो है उसका तय किया हुआ है, एक्सेप्टेड है। तीनों का बराबर रहता है, तीनों का बराबर रहता है। हाँ। उनका प्रोपोर्शन है, ये तय है। मगर अभी जो झंडे कल परसों आ रहे चित्र में देखिए आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो जो झंडे हैं वो उसमें भगवा रंग थोड़ा बड़ा बताया गया है। ये भी एक छेड़छाड़ हुई है। नहीं, ये बहुत आपत्तिजनक है, ये आपत्तिजनक है। देखिए, बचपन से ही हम लोग गुनगुनाते रहे हैं झंडे का रंग को लेकर, केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है सदा कदम हमारा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आज उस तिरंगे का सम्मान रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, सत्ताधारी बदलते रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक तिरंगा के साथ कोई छेड़छाड़, जैसा कि राव साहब ने बताया, यह हमें अमान्य है। बिल्कुल, सरकार इस पर ध्यान दे। एक और खबर राव साहब, आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ। 40 दिनों के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और अब पिछले दिन विभागों का बंटवारा भी हो गया। इसमें भी काफ़ी चर्चा, हर तरह कई तरह की बातें उठ रही हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास जो उनका पुराना विभाग था, नगर विकास, अर्बन डेवलपमेंट, वो रह गया, और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो 2 विभाग होते हैं, वित्त और गृह, फाइनेंस एंड होम, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के पास गए। और खैर, अभी तो बराबर में 9 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ, उनके पास विभाग बांटे गए। लेकिन यह जो अभी विभागों को बंटवारे, यह लेकर के फिर एक शंका प्रकट की जा रही है कि एकनाथ शिंदे चूंकि बगावत कर वो शिवसेना से बाहर आए हैं, उद्धव ठाकरे से बगावत करके बाहर आए हैं, उन्होंने गुट बनाया और अवसर का लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और उसी समय कहा गया कि सरकार तो वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। आज क्या आपको लगता है कि इस विभागों के वितरण से भी इस आशंका की पुष्टि हुई है कि मूलतः सरकार पर नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा? कल जो पोर्टफोलियो को अलॉटमेंट हुआ है, विभागों को वितरण हुआ है, उसके बारे में आज ऐसी खबरें आई है, चर्चा भी है कि कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि कुछ वरिष्ठ मंत्री हैं जो डिज़र्व करते थे, उनको फलां विभाग मिलना चाहिए, उनको दिया नहीं गया। और एक माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने पास कुछ विभाग रख लिए हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और सेकंड राउंड जब होगा, विस्तार होगा सेकंड फेज में, तो ये जो बचा हुआ जो विभाग अपने पास उन्होंने रखा है, ये इसी में से उनको दिया जाएगा नए मंत्रियों को, या
माननीय देवेंद्र फडणवीस ने कल कहा भी ऐसा कि ये बदल भी हो सकते हैं, विभागों की अदला बदली भी हो सकती है। मगर जो संदेश कल जो गया वो ऐसी है कि शायद मंत्रियों में थोड़ी नाराज़गी है। सबसे पहले उल्लेख करना चाहूँगा मैं हमारे विदर्भ के चंद्रपुर के मंत्री माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी का। इससे पहले उनके पास अर्थ विभाग होता था, फाइनेंस, और वो एक अच्छे जानकार व्यक्ति माने जाते थे इस क्षेत्र के, और बजट पेश करने में उनका काफ़ी मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। और भी लोग बजट पेश किया है लोगों ने, और भी मंत्रियों ने, मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से फाइनेंस को अच्छी तरह से समझने वाले और बजट पेश करने का जो उनका अनुभव था, कल के मंत्रिमंडल के जो अलॉटमेंट हुआ है उसमें ये खाता उनको दिया नहीं गया है मुनगंटीवार जी, और ये खाता फिलहाल माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस ने अपने पास रखा है। गृह मंत्रालय उनके पास, ये तो समझ में आता है कि ये शायद परंपरा भी रही है कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है या नंबर 2 होता है, चाहे माननीय श्री गोपीनाथ मुंडे जी रहे हो, अजीत दादा पवार रहे हो, या उस समय छगन भुजबल साहब रहे हो, ये जो नंबर 2 के जो रहते हैं मंत्री या डिप्टी सीएम जो होते हैं, उनके पास होम मिनिस्ट्री होती है। मगर ये बाकी मंत्रालय रखने से थोड़ी सी नाराज़गी है मंत्रियों में, ऐसा कहा जाता है। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पास बहुत सारे विभाग रख लिए। उन्होंने अपने पास जीएडी तो रखा है, जीएडी तो वैसे मुख्यमंत्री के पास ही रहता है, अर्बन डेवलपमेंट भी रखा है, बहुत सारे विभाग रखे हैं। तो शायद वो अपने जो शिवसेना के जो नए जो मंत्री बनने वाले हैं आने वाले दिनों में, उनके लिए रखा है। जैसे कोई सामान हम लोग उठा के रख देते हैं बाद में वापरने के लिए, ऐसा उन्होंने मंत्रालय दोनों ने अपने कुछ विभाग अपने पास एडिशनल रख लिए, एक्स्ट्रा रख लिए हैं, जो आने वाले दिनों में, और जिसके पास जो विभाग है, समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री आने वाले हैं उनको माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब के पास जो विभाग है उसमें से दिए जाएंगे, और जो विभाग माननीय एकनाथ शिंदे के पास है वो विभाग उसी में से उनको दिए जाएंगे। ये ऐसा मुझे ऐसा लगता है ये क्लियर कट डिमार्केशन है कि जो विभाग जो मंत्री के पास है जिस वही पार्टी के लोगों को मिलने वाला, ऐसा लगता है। पर एक बात सही है कि ये थोड़ी नाराज़गी है लोगों में कि शायद जो खाता जिनको चंद्रकांत दादा पाटिल जो महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के कल परसों तक अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी कोई जो मनचाहा विभाग जो चाहिए था या वो डिज़र्व जो करते थे वो उनको मिला नहीं है। तो ये 2 मंत्रियों के बारे में ऐसी चर्चा है कि शायद इनका विभाग जो है, इनको जो दिया है वो उनके काबिलियत के लायक नहीं है, या वो जो डिज़र्विंग थे उसके लायक नहीं दिया है, ऐसी चर्चा है। चलिए, तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे को लेकर कुछ आशंकाएं थी, वो दूर हुई, राव साहब ने बहुत स्पष्ट उसको कर दिया। लेकिन यह सवाल अभी भी कायम है कि विभागों के बंटवारे के बाद अब जो असंतोष की सुगबुगाहट दिख रही है, उसका असर आने वाले दिनों में अगले विस्तार में भी दिखेगा, और उस पर निर्भर करेगा शिंदे मंत्रिमंडल के भविष्य का। तो आज हम प्रेस क्लब में चर्चा को ही विराम देते हैं। हमें आज्ञा दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे नई सुर्खियों पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।